So the next topic is concept of the black body, opaque body, white body, and the gray body. In the last class, we have discussed the mathematical relation, that is alpha plus rho plus tau equal to 1. Alpha denotes to absorptivity, rho denotes to reflectivity, and tau denotes to transmissibility. Absorptivity means कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्टिविटी मीन्स कितनी एनर्जी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितनी जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ट्रांसमिसिबिलिटी मीन्स कितनी उस सरफेस से ट्रांसमिट होकर दूसरी साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आया था, यहाँ से हमने क्या निकाला ब्लैक बॉडी। तो हमने ब्लैक बॉडी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 1। अब अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अल्फा क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी मींस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो कितनी लिखी हुई है 1। 1 का मीनिंग क्या है, 100%। अल्फा अगर 1 है दैट मींस 100%। अब कोई बॉडी है जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 100% है, मींस जितनी उसके ऊपर कोई रेडिएंट एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मींस उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है 1। तो अगर एब्जॉर्प्टिविटी 1 है तो रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी इज अ सरफेस व्हिच एब्जॉर्ब्स all are radiating energy, neither reflects nor transmits। ठीक है, सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, बट ना तो वो रिफ्लेक्ट करता है ना ही वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस इक्वेशन में अल्फा 1 पुट करोगे, तो 1 प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू 1। तो रो प्लस टाउ इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब दो हमारे पास वेरिएबल्स है, सम है 0। तो सम 0 कब होगा, जब उनकी अपनी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सम क्या होगा, 0 होगा। ये तो नेगेटिव में हो सकती है या 0। ठीक है, तो अगर कोई चीज नेगेटिव में है तो उसको भी क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। दैट मींस जो रिफ्लेक्टिविटी है और ट्रांसमिसिबिलिटी है वो क्या आएंगे हमारे पास, 0 फॉर द ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट इज ओपेक बॉडी। नेक्स्ट क्या है, ओपेक बॉडी। तो ओपेक बॉडी के लिए क्या है डेफिनेशन, व्हेन नो इंसिडेंट रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी इट इज कॉल्ड एज ओपेक बॉडी। मींस आपके पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी आ रही है, ठीक है, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, या तो एब्जॉर्बिविटी है, या वो रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, बट ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं, ट्रांसमिट नहीं कर सकती। कुछ ऐसा सरफेस या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, बट ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ट्रांसमिट क्या होता है, उस सरफेस से पास होकर दूसरी साइड में चलता है। तो ऐसा सरफेस या ऐसी बॉडी जो ट्रांसमिसिबिलिटी को ना होने दे उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेक बॉडी। ओपेक के लिए आपके पास ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांसमिसिबिलिटी 0 है तो हमारे पास लो है। ठीक, तो इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, रिलेशन। दैट मींस या तो रिफ्लेक्टिव, या तो आपके पास क्या है, एब्जॉर्बिविटी है या रिफ्लेक्टिविटी है, और दोनों को मिला के क्या है 100%। कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब होगी और कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो मान लो 20% एब्जॉर्ब हो रही है और 80% रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटल मिला के क्या बन रहा है 100%। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, दोनों का एडिशन क्या है 1 का मीनिंग क्या है 100%। मीन्स या तो एब्जॉर्ब हो रही है या वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बट ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है इस सरफेस की, जिस सरफेस की ट्रांसमिसिबिलिटी 0 है उसको हम बोलते हैं ओपेक बॉडी। नेक्स्ट क्या देखो, वाइट बॉडी। वाइट बॉडी क्या होगी, when all radiation falling on the body are reflected it is called white body। कोई ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, रेडिएशन आई जी, सारी की सारी जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो गई, ना तो वो कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्बिविटी भी 0 है, और
ट्रांसमिसिबिलिटी भी जीरो। जितनी रेडिएशन आई सारी की सारी एनर्जी स्ट्राइक होके वापस चलेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी। दैट मीन्स एब्जॉर्बिविटी भी जीरो और ट्रांसमिसिबिलिटी भी जीरो। तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे? वाइट बॉडी। सरफेस को क्या बोलेंगे? वाइट बॉडी। तो वाइट बॉडी के लिए आपके पास पता होना चाहिए, तो व्हेन ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन बॉडी आर रिफ्लेक्टेड इट इज कॉल्ड एज द वाइट बॉडी। ऐसा कोई सरफेस जिसके ऊपर जी रेडिएशन आ रही है, ये जी रेडिएशन आई, सारी की सारी रेडिएशन वापस चली गई, ना तो उसने कुछ एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्बिविटी भी जीरो, ना ही कुछ रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ गई, तो अल्फा भी जीरो और टाओ भी जीरो। तो अल्फा एंड टाओ जीरो पुट करो उसी इक्वेशन में, अल्फा भी जीरो, टाओ भी जीरो। तो दैट मींस रिफ्लेक्टिविटी क्या है? 1। रिफ्लेक्टिविटी 1 मींस 100%। जितनी रेडिएशन आई सारी की सारी एनर्जी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा सरफेस क्या होगा? वाइट सरफेस और वाइट। नेक्स्ट इज ग्रे बॉडी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रे बॉडी। नो बॉडी इन एक्चुअल लाइफ इज अ ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन। तो एक्चुअल में देखो, हमने कल डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है? जो रेडिएशन आई, ठीक है, जी रेडिएशन आई, सारी की सारी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली, सारी की सारी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली, ना तो वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, मींस जो रिफ्लेक्टिविटी है वो जीरो है और ट्रांसमिसिबिलिटी भी जीरो है, बट एब्जॉर्प्शन 100%। तो एक्चुअल लाइफ में ऐसा कोई सरफेस नहीं होता कि जो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से रिफ्लेक्ट भी होती है और कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से ट्रांसमिट भी होती है, ठीक है। तो एक्चुअल लाइफ में जो ब्लैक बॉडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट जिसकी एब्जॉर्बिविटी 99% है या 98% है, उसको हम क्या लेके चलते हैं? ब्लैक बॉडी लेके चलते हैं। तो यहाँ आगे डिस्कस करो। The absorptivity of surface depends upon the direction of incident radiation, temperature of surface, composition and structure of the surface. So when a surface absorbs a certain fixed percentage of increasing radiation, the surface is known as the gray body. The absorptivity of gray body lies below unity. ठीक है, अब ग्रे बॉडी है, जो ब्लैक बॉडी थी उसके लिए एब्जॉर्बिविटी क्या है? 1, ठीक है। और जो ग्रे बॉडी है, ग्रे बॉडी के लिए एब्जॉर्बिविटी क्या होगी? 1 से कम होगी, 0.98। 0.98 का मीनिंग क्या है? कि वो 98% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, 2% या तो रिफ्लेक्ट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, वो हमें नहीं पता कहाँ पे जा रही है, बट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है? 98, ठीक है। तो ग्रे बॉडीज के लिए जो अल्फा है वो कितना रहेगा? <1, लेस देन यूनिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख चलेंगे? दैट इज 0.9। तो एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में अब क्वेश्चन आ गया, एक्चुअल में ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती है या ग्रे बॉडी एग्जिस्ट करती है? तो एक्चुअल में हमारे पास ग्रे बॉडीज एग्जिस्ट करती है, ब्लैक बॉडी कोई भी बॉडी नहीं होती। हाँ, हम यहाँ पे क्या असम्पशन लेके चलते हैं? जिस ग्रे बॉडी की एब्जॉर्बिविटी 0.98 है, 0.99 है, 0.95 है, उस सरफेस को भी हम क्या लेके चलते हैं? असम्पशन लेके चलते हैं कि वो ब्लैक बॉडी है, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा कोई सरफेस नहीं जिसकी एब्जॉर्बिविटी 100%। एक्चुअल में ऐसा कोई सरफेस नहीं है, या तो 98 हो सकती है, 97 हो सकती है, 96 हो सकती है, जिसकी 100 से कम है, दैट मींस उसको हम ग्रे बॉडी लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज Stephen Boltzmann law. The law states that the emissive power Sir, of a black surface is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Okay? तो
कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है डिफाइन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो आपको लिखना है द लॉ स्टेट्स दैट द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब एमिसिव पावर को क्या लिखते हैं हम, ई। ब्लैक बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, बी। अगर सिंपल बॉडी होती तो हम ई लिखते हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी है तो हमने क्या लिखा, फॉर दी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Absolute temperature की power 4 है। अब इस कांस्टेंट को हमने इस जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाना है, तो क्या यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट सी लिखा, सी टी रेज़ टू पावर 4। अब जो ये सी है, सी को ही हम क्या लिखते हैं, सी क्या है हमारा, सिग्मा। सी मींस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, सिग्मा। सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में यूज होगी। 5.67 into 10 raised to power -8 watt per मीटर स्क्वायर into केल्विन रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब देखो ये कैसे आएगा, ईबी। ईबी क्या है हमारे पास, ईबी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4। अगर मुझे सिग्मा निकालना है तो सिग्मा का अब क्या लिखोगे, ईबी अपॉन टी रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब यूनिट निकालो, ईबी क्या है, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और नीचे टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर कितनी है, 4। तो टेम्परेचर क्या लेंगे, केल्विन। केल्विन की पावर 4। तभी जो हमारे पास यूनिट आएगी दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के की पावर केल्विन रेज़ टू पावर 4। तो यही यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू पावर 4। तो यही यूनिट यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया गया, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में सिग्मा की वैल्यू पुट की, ठीक है, टी रेज़ टू पावर 4। ये क्या है, 10 रेज़ टू पावर -8। अगर हमें पॉजिटिव में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, नीचे पॉजिटिव में लिख दिया, तो 10 रेज़ टू पावर 8। हमारे पास क्या है, 5.67 into 10 raised to power 8 into t raised to power 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5.67 into e की पावर 4 और 100 की पावर अगर 4 लिखें तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 10 raised to power 8। तो 10 raised to power 8 का मीनिंग क्या है, कितने जीरोस हैं, 8 जीरोस। और 100 की पावर 4 का मीनिंग क्या है, कितने जीरोस आएंगे, 8 जीरोस। तो इसको हम कंबाइन लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 5.67। चल रहा है। वेट करो, वेट करो, देखा इसमें कनेक्शन टूट गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आया 5.67 हमने लिखा था, टी रेज़ टू पावर 4 और 100 रेज़ टू पावर 4। तो इसको अगर कंबाइन करोगे, ठीक है, तो इसको अगर कंबाइन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, टी अपॉन 100 होल पावर 4 और साथ में क्या आएगा 5.67। अगर आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लो है तो आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या आप डायरेक्टली इस वैल्यू को भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो गिवन होगा केल्विन में वो आपको पुट करना है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा यहाँ पे 25 डिग्री दे रखा है, डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इसको केल्विन में चेंज करना है, केल्विन में इसका आंसर पुट करना है, ठीक है। तो दिस इज द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो हमें ब्लैक बॉडी किस बॉडी, जो एमिसिव पावर है किस बॉडी की देता है, वो ब्लैक बॉडी की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा लॉ है। नेक्स्ट इज किरचॉफ लॉ। Next law is Kirchhoff's law. This law states that at
any temperature, the ratio of total emissive power E to the total absorptivity alpha is constant. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, the ratio of total emissive power. Total emissive power means E. अब E भी नहीं लिखेंगे बिकॉज ब्लैक बॉडी के लिए नहीं लिखा, फॉर ऑल सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस के लिए, टू द रेशियो ऑफ टोटल एब्सॉर्बिविटी इज कांस्टेंट। ये लॉ क्या कहता है, किसी भी सरफेस के लिए जो टोटल एमिसिव पावर रेशियो है, टोटल एमिसिव पावर और एब्सॉर्बिविटी की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है किसी भी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। अगर तो एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना है और इसका रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, इसका प्रूफ, छोटी सी डेरिवेशन है। तो यहाँ पे क्या देखो, let us consider a large radiating body of surface A which encloses a small body 1 of surface B। ठीक है, आपके पास कोई लार्ज बॉडी है, बड़ी बॉडी है, जिसका नाम है E। ठीक है, उसके बीच में एक स्मॉल बॉडी पड़ी हुई है, दैट इज A1। नेक्स्ट क्या है देखो, let the energy fall on the unit surface of the body at the rate of EB। ठीक है, मीन्स जो ये आपके पास सरफेस है, इसमें से फॉर एग्जांपल EB मीन्स एमिसिव पावर ऑफ सरफेस, इसको हम ब्लैक सरफेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें से जो एमिसिव पावर निकल रही है दैट इज वो कितनी है, EB। ठीक है, of this energy a fraction alpha which is absorbed by the small body means, दोबारा से देख लो, आपके पास कोई बॉडी है, लार्ज बॉडी। ठीक है, लार्ज बॉडी वो है A और स्मॉल बॉडी क्या है, A1। जो लार्ज बॉडी है उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज EB। जो EB का कुछ पार्ट है वो स्मॉल बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम क्या लिखेंगे, एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, एब्जॉर्बिविटी क्या है, स्मॉल बॉडी की अल्फा 1। ठीक है, तो एनर्जी को कैसे लिखेंगे, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, देखो। ठीक है, तो स्मॉल बॉडी ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, टोटल एनर्जी कितनी थी EB, उसमें से अल्फा 1 उसकी एनर्जी है और एरिया क्या है उसका A1। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या थी EB, उसमें से अल्फा 1 है जो उसने एब्जॉर्ब किया, और इस बॉडी का एरिया कितना था, मीन्स जो स्मॉल बॉडी है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो दोबारा से देख लो, आपके पास कोई लार्ज बॉडी है, लार्ज बॉडी का सर एरिया क्या है, कैपिटल ए, उसमें से EB एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडिएट हो रही है छोटे सरफेस के ऊपर, स्मॉल बॉडी के ऊपर, जिसका एरिया है अल्फा 1 और एब्जॉर्बिविटी जो है अल्फा। ठीक है, अगर एब्जॉर्बिविटी अल्फा 1 है तो कुछ एनर्जी क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, वही एनर्जी की यूनिट क्या है, EB इंटू अल्फा 1 इंटू एरिया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास याद रखनी है, इसको यहाँ पे अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या है, when the thermal equilibrium is attained the energy absorbed by the body 1 must be equal to the energy emitted E1 per unit surface। ठीक है, अब देखो, जब आपके पास क्या हो जाएगा, ये लार्ज बॉडी है। ठीक है, लार्ज बॉडी ने स्मॉल बॉडी की तरफ एनर्जी रिलीज शुरू, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी शुरू की। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी थी EB, उसमें से जो अल्फा 1 A1 E1 पार्ट, EB पार्ट है, वो स्मॉल बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। मींस अब
जो हीट है किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ मूव कर रही है, लार्ज बॉडी से स्मॉल बॉडी की तरफ। मीन्स जो लार्ज बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो स्मॉल बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होगा, तभी हीट ट्रांसफर हो रही है ना, बिकॉज हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मीन्स लार्ज बॉडी से स्मॉल बॉडी की तरफ मूव कर रही है, तो उस केस में क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है स्मॉल बॉडी, तो उस एनर्जी की अपनी वैल्यू नहीं है। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी उस बॉडी की, A1 E1। E1 क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, E1। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था वो, ये वाली, तो टोटल एनर्जी क्या है, A1 E1। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल। इक्वल क्यों किया, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 E1 इक्वल टू अल्फा 1 A1 EV। तो इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, बॉडीज को रिप्लेस कर दिया। इफ वी रिमूव बॉडी 1 एंड रिप्लेस इट बाय बॉडी 2 हैविंग अब्सॉर्बिविटी अल्फा 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, लार्ज बॉडी में जो A1 बॉडी थी उसकी जगह हमने A2 बॉडी रखी। ठीक है, बाहर वाली बॉडी क्या है, A, वो अब क्या कर रही है, ईबी एनर्जी रिलीज कर रही है A2 की तरफ। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, एब्जॉर्ब कितनी करेगी, अल्फा 2 A2 इंटू टोटल एनर्जी क्या है, E। और यही किसके इक्वल आएगा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो A2 E। जैसे हमारे पास फर्स्ट मटेरियल के लिए निकल के आए वैसे ही सेकंड मटेरियल के लिए निकल के आए। ठीक है, क्लियर यहाँ से, दोनों इक्वेशंस आई हमारे पास। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो, हमारे पास जो लॉ निकल के आया, लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एमिसिव पावर ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन absorptivity of first body is equal to emissive power of second body upon absorptivity of second body is constant। constant में अल्फा E अपॉन अल्फा लिख दिया हमने, जर्नल फॉर्म से हटा के इसको E अपॉन अल्फा लिख दिया। ठीक है, तो ये किसके लिए आया हमारे पास, ब्लैक बॉडी के लिए। क्लियर, या ध्यान से देखो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट जो इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप A1 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आएगा, E1 इक्वल टू अल्फा 1 EB। और आप EB की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी आएगी, E1 अपॉन अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, A2 से A2 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू अल्फा 2 इंटू EB। और EB को आप क्या लिख सकते हो, E2 अपॉन अल्फा 2। तो ये भी EB की वैल्यू है, दिस इज, ये भी EB की वैल्यू है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, EB इज इक्वल टू E1 अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू E2 अपॉन अल्फा, और आपने जर्नल इक्वेशन में लिख दिया E अपॉन अल्फा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अगर हम कोई थर्ड सरफेस भी रख देंगे तो थर्ड सरफेस के लिए E3 अपॉन अल्फा 3 आ जाएगा। अगर कोई फोर्थ सरफेस रख देंगे तो E4 बाई अल्फा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जर्नल चलता जाएगा, और हमने क्या लिख दिया, E अपॉन अल्फा। तो जो EB हमारे पास निकल के आया, इन दोनों रिलेशन को हमने यूज किया, EB इज इक्वल टू E अपॉन अल्फा। ठीक है, E अपॉन अल्फा। अब हमारे पास एमिसिविटी, एमिसिविटी क्या होती है, देखो डेफिनेशन क्या होती है एमिसिविटी की, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक होल।
एमिसिविटी क्या है, एप्सिलॉन। डेफिनेशन क्या है उसकी, इट इज अ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक होल। ठीक है, तो यहाँ से आप ईबी की वैल्यू निकालो। ईबी क्या आ जाएगा, ई अपॉन एप्सिलॉन, ई अपॉन एप्सिलॉन, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास, ईबी, और ये भी क्या है हमारे पास, ईबी। ठीक है, दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। लेफ्ट साइड क्या है ईबी, राइट साइड आपस में इक्वेट हो जाएंगे। दैट इज ई अपॉन अल्फा इक्वल टू ई अपॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल गया, 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन, और अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या निकल के आया, एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल टू एमिसिविटी। ठीक है, तो जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, दैट इज एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, देखो, also Kirchhoff law states that emissivity of a body is equals to absorptivity when both bodies are kept at thermal equilibrium। ठीक है, ये कब कब निकल के आया, जब दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Kirchhoff law absorptivity is equals to the emissivity of the both bodies when both bodies are kept in the thermal equilibrium। Okay, so this is the Kirchhoff law used in the thermal regulation। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, देखो, जानबूझ के वो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला लो है। ठीक है, ये वाला लो है, तो आपके पास ट्रांसमिसिविटी की वैल्यू दे रखी है 0.2। ठीक है, रो आपको निकालनी है, और अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी। अब अल्फा की अगर वैल्यू दी होगी तभी आप रो को निकाल पाओगे, बट अल्फा की जगह उसने क्या किया, एमिसिविटी की वैल्यू दे दी, दैट इज 0.5। आप क्या, आपके पास क्या लो है कि अल्फा और एमिसिविटी दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अल्फा को क्या लिख सकते हो, एमिसिविटी लिख सकते हो, तो एमिसिविटी की वैल्यू लिखनी है 0.5। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू भी 0.5 है। अब अल्फा की वैल्यू पता है, ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसका यूज करना है जब आपके पास कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी। ठीक है, अगर अल्फा की जरूरत है आपको, अल्फा गिवन नहीं है, तो आप एमिसिविटी को यूज करें। ठीक है, तो दिस इज द किरचॉफ लॉ। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है किरचॉफ लॉ का, इंपॉर्टेंट।